नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज ही क्लास में चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम ये पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखने में मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का क्या रोल था, और इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने किस मजबूती से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जा रही थी तो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी चुनौतियां नहीं थी, बल्कि बाहर से भी कुछ समस्याएं थी जिनका निवारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी मंगोल समस्या, जो कि हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय मंगोल समस्या किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के राजाओं को चुनौती दे रही थी। तो देखो, जब आप मंगोलों की बात करते हो तो पहले मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मंगोलों के बारे में। तो देखो, मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना की है वो करी है चंगेज खान ने। चंगेज खान की अगर हम बात करें तो बचपन में इसका नाम था तैमुजिन, और एक ये साधारण सा घुमक्कड़ व्यक्ति था। अगर हम मंगोलों की बात करें तो ये सारे यायावर थे। यायावर मतलब होता है घुमक्कड़। भेड़ बकरी चरा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन बचपन से इसका जीवन लड़ाइयों से भरा हुआ था। इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, तो इसने उसे आज़ाद करवाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। फिर आगे चलकर 1206 में यही तैमुजिन जो है अपने आप को चंगेज खान की उपाधि देता है। कुछ किताबों में इसे गेंगिस खान भी कहा जाता है। आगे चलकर चंगेज खान एक बहुत खतरनाक राजा साबित हुआ, और उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और आसपास के क्षेत्रों को हराना भी शुरू कर दिया। ये एक कुशल सैनिक भी था और कुशल राजा भी था। आगे चलकर इसकी जो सेना है वो मजबूत होती गई और इसने आसपास के पूरे क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मध्य एशिया से होता हुआ इसकी नजरें अब भारत पर आन पड़ी। तो मंगोल जो थे वो भारत के लिए समस्या तब खड़ी हुई उनके लिए, जब मंगोलों ने मध्य एशियाओं के राजा का पीछा करते करते भारत तक आ गए। यानी कि मध्य एशिया के जो राजा थे उनको इन्होंने सफाया करते गए, तो मध्य एशिया के राजा भारत की ओर भागने लगे। अब ऐसे में मंगोल कहाँ पर आ गए? भारत में। यानी कि मंगोलों ने डायरेक्ट भारत पर आक्रमण नहीं किया है, वो तो जो अफगान तुर्क इन राजाओं का पीछा करते करते यहाँ पर आए, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक जो मंगोल है वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। लेकिन अंततः वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करेंगे और इसे लूटेंगे भी। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जिसकी चर्चा मैं किताब के हिसाब से करने जा रहा हूँ। तो किताब सबसे पहले भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री के बारे में बताएगा। तो देखो, ये चीज़ आपको नक्शे से ही समझ में आ सकती है। मैं यहाँ पर आपको नक्शे से समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे, इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्री ये है। तो ये वाला जो इलाका है ये नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, जहाँ हिंदू कुश पर्वत है, काबुल क्षेत्र है, गजनी क्षेत्र है, कंधार की सीमाएं हैं। तो अगर आपको दिल्ली जो कि यहाँ पर है, तो अगर आपको दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल रखना है तो आपको जो ये वाला एरिया है इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत में एंट्री करने का सिर्फ यही एक रास्ता था। क्योंकि आप सभी को पता है, दक्षिण में भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, और इस वाले एरिया में है हिमालय पर्वत। तो ऐसे में भारत में जो जमीनी स्तर से आने वाला क्षेत्र है वो सिर्फ यही एक क्षेत्र है। ठीक है भाई। तो ऐसे में जब इस क्षेत्र पर अगर हमें इस क्षेत्र पर वो करना है, इस क्षेत्र पर अगर हमें कंट्रोल करना है, तो दिल्ली सल्तनत को अगर हमें चलाना है तो इस क्षेत्र पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है। और साथ ही साथ ये सिल्क रूट से भी जोड़ता है। तो ऐसे में भारत के जो भी शासक होंगे, या दिल्ली सल्तनत के समय जो भी शासक होंगे, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है कि वो इन क्षेत्रों पर क्या करें, कंट्रोल रखें। लेकिन जब मंगोल आक्रमण हो रहा था तो दिल्ली के जो राजा थे ये चिनाब नदी तक अपने आप को संतुलित रखते हैं, और सतलुज के क्षेत्रों में संघर्ष हो रहे हैं। तो हमारे देश की जो सीमा बन जाती है वो सिंधु नदी बन जाती है, जो कि उस क्षेत्र में भी मैंने मैप से आपको समझाया था। तो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी की। अब हम बात करते हैं कि मंगोलों का सामना करने के लिए दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने कैसी नीति अपनाई। तो सबसे पहले हम सम्राट इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो सम्राट इल्तुतमिश ने पृथकता की नीति का अनुसरण किया। देखो, पृथकता का मतलब होता है अलगाव, कि भाई बाहर कुछ भी हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के सुल्तानों को मंगोलों के खतरे का सामना जब ही करना पड़ा जब मंगोलों ने ख्वाइजम साम्राज्य का अंत कर दिया, और चंगेज खान राजकुमार जलालुद्दीन मंग बरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आ पहुंचा। यानी कि जब तक चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर तक नहीं आया, तब तक ना दिल्ली के सुल्तानों को कोई मतलब ही नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं घट रही हैं, मध्य एशिया में क्या हो रहा है, इस चीज का अंदाजा तो था हमारे यहाँ के राजाओं को। लेकिन उससे निपटने के लिए सम्राट इल्तुतमिश ने किसी भी प्रकार की कोई भी चाल नहीं चली, किसी प्रकार से अपनी सेना को मजबूत नहीं किया, क्योंकि इल्तुतमिश को यह पता था कि वो चंगेज खान का मुकाबला नहीं कर सकता।
क्योंकि चंगेज खान की सेना भी मजबूत है, दूसरी बात इल्तुतमिश का जो साम्राज्य है वो अंदरूनी समस्याओं से भी जूझ रहा है। तो अपने अंदर की कमजोरियां उसे पता थी, इसलिए वो चंगेज खान से डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए चंगेज खान मध्य एशिया में क्या कर रहा है इससे उसे कोई लेना देना था। लेकिन फाइनली 1221 में जो है चंगेज खान की लड़ाई चल रही थी किससे, जलालुद्दीन मंगबरनी से। जलालुद्दीन मंगबरनी जो था ये भागता हुआ भारत की सीमाओं पर आ गया। जलालुद्दीन को कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया तो उसने सिंधु नदी को पार किया और सिंधु के खादर क्षेत्र में घुस गया। इधर जो इल्तुतमिश था उसने क्या करा, इसे, ये पहले उसके राज दरबार में आया था, थोड़ी कहानी यहाँ पर शॉर्ट में है। तो ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी था ये इल्तुतमिश के राज दरबार में आया अपनी पनाह मांगने कि भाई मुझे इस क्षेत्र में पनाह दे दो। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया कि भाई मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता। तो इसी वजह से ना जो चंगेज खान था उसने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं किया। ऐसे में जो ये था जलालुद्दीन मंगबरनी, इसने क्या करा, ये कुबाचा के क्षेत्र में चला गया। अब जब ये कुबाचा के क्षेत्र में चला गया तो ऐसे में इल्तुतमिश फिर डर गया। इल्तुतमिश ये डर गया कहीं ये कुबाचा के साथ गठजोड़ ना कर ले, क्योंकि कुबाचा से लड़ाई होनी होनी थी किसकी, इल्तुतमिश की। लेकिन आगे चलकर इसने वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो मंगबरनी की स्थिति मजबूत हो गई। यानी कि जो ये मंगबरनी बंदा था पहले इल्तुतमिश के पास गया, इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया कि भाई मैं तेरे को पनाह नहीं दे सकता, क्योंकि इल्तुतमिश को अगर अगर मंगबरनी को पनाह देता इल्तुतमिश तो चंगेज खान उस पर आक्रमण कर देता। तो चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश ने क्या करा, मंगबरनी को अपने राज्य में शरण नहीं दी। तो ऐसे में जो ये था मंगबरनी, मंगबरनी भाग के गया कुबाचा की तरफ और कुबाचा के क्षेत्र में कुबाचा से शरण मांगी, कुबाचा ने उसे शरण दे दी। तो पहले तो ये लगा कि इनकी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए और मंगबरनी की स्थिति मजबूत हो गई। जैसा कि मलिक जुवेनी ने अपनी एक किताब है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तारिक ए जहांगुशा, इस किताब में मंगबरनी के खतरे के बारे में बताया गया है। हालांकि इल्तुतमिश ने इन सभी चीज़ों से देखकर पृथकता की नीति अपनाई। पृथकता मतलब है अलगाव। कुछ लोग कहते हैं चंगेज खान ने अपने दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था और सुल्तान के विषय में कुछ भी कह पाए ये ज़्यादा पता किसी को नहीं है। ये माना जाता है जब तक चंगेज खान जिंदा था तब तक उसने दिल्ली सल्तनत पर कोई भी आक्रमण नहीं किया। तो लोग बाग ये कहते हैं कि भाई मतलब इतिहासकारों का ये मानना है कि मे भी ये हुआ हो कि इल्तुतमिश और चंगेज खान के बीच में एक संधि हो गई हो, जिसमें चंगेज खान ने कहा होगा कि भाई मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा, इधर इल्तुतमिश भी कहेगा मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा। खैर कुछ भी हो, ऐसे एक इतिहासकार है मिन्हाज सिराज, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो मिन्हाज सिराज ये कहता है कि इल्तुतमिश ने मंगबरनी के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा, लेकिन मंगबरनी ने युद्ध को टाल दिया और बाद में वो भारत की भूमि को छोड़कर भाग गया। खैर आगे चलकर इल्तुतमिश की जो पृथकता की नीति थी ये तुष्टीकरण की नीति में बदल गई। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आप अपने आप को संतुष्ट रख रहे हो, युद्ध नहीं लड़ रहे हो लेकिन अपने आप को संतुष्ट रख रहे हो। तो पृथकता की नीति का मतलब अलगाव था और तुष्टीकरण का मतलब संतुष्टि की नीति थी। तो ऐसे में सल्तनत की सीमाओं को लाहौर और मुल्तान तक बढ़ा लिया गया था। इस नीति के कारण अब ना दिल्ली सल्तनत और जो मंगोलों की सीमा थी ये बिल्कुल आमने सामने आ गई। अब देखो भाई, सपोज डैट मैं आपको समझाता हूँ। सपोज डैट ये एक स्टेट है और एक स्टेट यहाँ पर है, बीच में कोई और राज्य है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में अलग अलग राज्य हैं। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच में अलग अलग राज्य हैं। तो मान लो यहाँ पर जो स्टेट था ए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये स्टेट है ए, ये स्टेट है बी और इन दोनों के बीच में कोई एक अलग स्टेट है। तो ऐसे में जो ए स्टेट है, अगर ये बीच वाला क्षेत्र ए जीत जाए या बी जीत जाए तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, आमना सामना हो जाएगा। बिल्कुल यही हुआ जब यहाँ पर इसने क्या करा, जब यहाँ पर इल्तुतमिश ने पृथकता की नीति से तुष्टीकरण की नीति अपनाई तो उसने क्या करा, अपने आसपास की जो सीमाएं हैं लाहौर और मुल्तान तक जीत लिए। तो उसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, बीच में कोई भी बफर स्टेट नहीं था। तो बीच में कोई बफर स्टेट नहीं था। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना जब बेगम बनी तो उन्होंने विरोधी गठबंधन बनाने का प्रस्ताव किया, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फाइनली खैर कुछ भी हो, आगे चलकर भाई मंगोलों ने भारत पर पहली बार आक्रमण कर ही दिया और एक दूसरे पर आक्रमण न करने के समझौते को खत्म कर दिया। 1241 की बात है, तेर बहादुर ने लाहौर पर आक्रमण किया। न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि नगर को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसी के साथ साथ 1245 और 46 में दो और आक्रमण किए गए। नसरुद्दीन के शासनकाल में बलबन द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिमट रही थी फैलने की जगह और व्यास नदी तक रह गई थी। यानी कि व्यास नदी तक जो है मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को छीन लिया था। हालांकि 1260 में हलागू के दूत का दिल्ली में उचित सम्मान किया गया और कूटनीति शुरू हुई।
दिल्ली सल्तनत की नीति में अगर हम बात करें तो विशेष परिवर्तन जब बलबन के शासनकाल में, यानी कि बलबन जब सत्ता में बैठा तो दिल्ली सल्तनत की नीति में परिवर्तन हुआ। बलबन पता है विरोध करेगा, बलबन कहेगा देखो बातचीत से मामला नहीं होगा, पृथकता से मामला नहीं होगा, हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। और बलबन अब अपनी सेना को मजबूत करेगा और मंगोलों का जो आक्रमण होगा उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उस समय तमार खान और आदिल खान जैसे कुलीनों ने बलबन को मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने का सुझाव भी दिया और बलबन ने इस सुझाव को माना, क्योंकि बलबन जो था वो युद्ध और कूटनीति दोनों का उपयोग करता था। उसने अपनी सुरक्षा रेखा को मजबूत करने के लिए प्रयास किए। व्यास नदी के पार मंगोलों के विस्तार को रोकने के लिए उसने भटिंडा, सुनाम और समाना के किलों की मरम्मत भी करवाई। बलबन ने मुल्तान और उक्ष पर भी अधिकार करने में सफलता प्राप्त करी। हालांकि पंजाब में जो है उसकी सेनाओं पर मंगोलों को भारी दबाव बना रहा है, यानी कि पंजाब में ज़्यादा इसको सफलता नहीं मिली। आगे चलकर बलबन का जो पुत्र था राजकुमार मोहम्मद, वो भी हर साल मंगोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाता था और मंगोलों को रोकता था। हालांकि मंगोलों से रक्षा करते करते उसकी मृत्यु भी हो गई। खिलजियों के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारियों का क्षेत्र और आगे बढ़ा। जब खिलजियों का शासनकाल शुरू हुआ तो 1299 में मंगोलों ने कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया। तब से दिल्ली मंगोल आक्रमणकारों का एक स्थायी लक्ष्य भी बन गई। आज दिल्ली में आप मंगोलपुरी नाम की जगह जानते होंगे, ये मंगोलों द्वारा ही बसाई गई है। हालांकि जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो अलाउद्दीन खिलजी के रहते नगर में प्रवेश करने की मंगोल हिम्मत नहीं कर सके। मंगोलों का जो अंतिम महत्वपूर्ण आक्रमण था वो तरामा शरीन के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ और इस प्रकार से लगातार दिल्ली जो है वो मंगोलों के शासन से और मंगोलों के आक्रमण से जूझती रही। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत में मंगोल समस्या क्या थी, तो पहले मंगोलों का आप इंट्रोडक्शन दोगे, चंगेज खान के बारे में थोड़ा सा बताओगे, फिर आप बताओगे जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो चंगेज खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसका कारण था क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो अंदरूनी समस्याओं से ग्रसित थे और साथ ही साथ चंगेज खान की एक जो शक्ति थी वो थोड़ी सी इनके मुकाबले ज़्यादा थी। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें नहीं चल पाई। आगे चलकर मंगोलों ने डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। 1240 से 46 के बीच में लगातार आक्रमण हुए और आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी शासन हुए। 1299 में मंगोलों ने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया और उसके बाद लगातार दिल्ली पर आक्रमण होते रहे और अंतिम महत्वपूर्ण जो आक्रमण दिल्ली पर हुआ वो तरामा शरीन के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो ये मंगोल समस्या थी जो कि दिल्ली सल्तनत की राजनीति को लगातार प्रभावित कर रही थी। आगे चैप्टर में यह है कि भारत में जो ये तुर्क विजय था इसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। तो देखो, जब कोई बाहरी क्षेत्र के लोग किसी क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर अपनी राजनीति चलाते हैं तो वहाँ की परिवर्तन कुछ होते ही होते हैं। परिवर्तन ये होता है वो अपने साथ जो विचारों को लेकर आते हैं उस विचारों के हिसाब से शासन चलाते हैं। तो तुर्क लोग जब भारत में आए, उन्होंने भारत के सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू करी और वो थी इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली में भाई देखो ये था कि क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े सामंती होंगे, जो बड़े बड़े कुलीन लोग होंगे, हम उनको वेतन नहीं देंगे बल्कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे। तो जो ज़मीन का टुकड़ा होगा उससे वो खुद अपनी आमदनी करेंगे, यानी कि हम किसी को भी क्या है सैलरी नहीं देंगे बल्कि ज़मीन का क्षेत्र दे देंगे, उस क्षेत्र से सारे सारे टैक्स की वसूली वो बंदा खुद करेगा। इस तरीके से वो अपनी आमदनी चलाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तुर्क विजय का पहला परिणाम ये हुआ कि सामंती स्थान पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था आई और ये राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ये व्यवस्था थी इक्ता व्यवस्था, जो कि हस्तांतरित भूदान थे, यानी कि राजा द्वारा दिए गए भूमि का दान था। इस संस्था को सैलुजकों ने अपने अब्बासी शासन में प्राप्त किया था, यानी कि तुर्कों की परंपरा थी ये, और उन्होंने यहाँ भारत पर ये लागू कर दी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा अधिकारियों को राजस्व इकट्ठा करने यानी कि टैक्स इकट्ठा करने, सेना के रखरखाव के लिए भूमि क्षेत्र अनुदान देगा और इन अधिकारियों को क्या कहा जाएगा, मुक्ति कहा जाएगा। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो भारत में तुर्की विजय का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, एक तो यहाँ पर इक्ता शासन व्यवस्था शुरू हुई, ठीक है, और इक्ता व्यवस्था ने निरंकुश राज्य के लिए आधार उपलब्ध करवाया। निरंकुशता का मतलब यह है कि राजा अब अपने मनमाने तरीके से शासन करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिखा है, बताया गया कि आगे के लिए चैप्टर नंबर 14 देखें। चैप्टर नंबर 14 में ये विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी तक हमने मंगोल समस्या पढ़ी और ये पढ़ा कि तुर्क विजय के राजनीतिक परिणाम क्या रहे। आगे इस चैप्टर में खिलजी शासन के प्रचार प्रसार की बात करेगा, फिर तुगलक शासन के प्रचार प्रसार की बात करेगा और फिर ये बताएगा कि भारत के राज्य की प्रकृति क्या थी। तो हम यहाँ पर खिलजी शासन के बारे में पढ़ लेते हैं और तुगलक और राज्य की प्रकृति के बारे में हम इस चैप्टर के अगले भाग में पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम 13वीं सदी की बात करते हैं तो 13वीं सदी के मध्य में तुर्की सुल्तानों द्वारा सल्तनत का विस्तार प्रसार किया गया। ये बात हमने पढ़ ली है कि 13वीं सदी में किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाया, ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि मजबूती से उसको मजबूतीकरण भी किया। हालांकि मंगोल समस्या सामने आती रही, लेकिन आगे चलकर जब खिलजी वंश की स्थापना हुई
तो खिलजी वंश की स्थापना में दिल्ली सल्तनत की सीमा में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर एक राजा बनेगा जिसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक बनेगा, वो भाई भारत में बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाएगा और अपनी सेना की मदद से बड़े पैमाने पर भारत की जो दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं वो दक्षिण भारत तक ले जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम बात करें तो ज़्यादा उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पाई थी। 13वीं सदी के अंत तक तुर्की शासन खत्म हो गया और खिलजी वंश उसकी जगह पर आ गया। जब खिलजी वंश आया तो खिलजी वंश में भी जो शुरुआती राजा थे वो ज़्यादा कोई, देखो, एक राजा के अंदर ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो खिलजी वंश के जो शुरुआती राजा थे उनके अंदर ज़्यादा इच्छा शक्ति थी नहीं, तो वो अपने क्षेत्र का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में जो पहला राजा था उसका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के पास ना तो साम्राज्य को जीतने की इच्छा शक्ति थी और ना ही उसके पास संसाधन थे। तो उसने 6 साल शासन तो चलाया लेकिन शासन सही से नहीं कर पाया। तो फाइनली एक बंदा था अलाउद्दीन खिलजी, वो क्या करता है, जलालुद्दीन की हत्या करता है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, और उसका उत्तराधिकारी बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते के साथ ही भारत में अपनी सीमाओं का प्रचार प्रसार करता है। जैसे कि आप ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हो सब अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बढ़ाया। तो सबसे पहले हम वेस्ट और मध्य भारत की बात करेंगे, यानी कि पश्चिम और मध्य भारत में बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में पहले अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसके बाद 1299 में गुजरात प्रदेश में अपना पहला सैनिक अभियान प्रारंभ किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सैनिक अभियान पहला कहाँ से शुरुआत की, गुजरात से। कब, 1299 में। गुजरात पर ही उसने आक्रमण क्यों किया, क्योंकि गुजरात एक संपन्न क्षेत्र था, एक अच्छा व्यापारिक क्षेत्र था। तो अगर वो गुजरात को जीतता तो बहुत सारा पैसा भी उसके हाथ में लगता। तो इसी वजह से वो लालची नज़रों से उस क्षेत्र पर आक्रमण करता है। उसके दो बड़े सेनापति उसके साथ होते हैं। एक का नाम था उलुग खान, मैंने हाईलाइट कर रखा है, दूसरा है नुसरत खान। तो गुजरात पर जो आक्रमण हुआ था उसमें दो सेनापति थे उसके सबसे अच्छे, एक का नाम था उलुग खान और एक का नाम था नुसरत खान। और गुजरात को जीत लिया गया। ना सिर्फ जीता गया बल्कि प्रदेश को लूटा भी गया। वहाँ की राजधानी अनहिलवाड़ा को नष्ट कर दिया गया और आगे चलकर गुजरात का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण है वो अल्प खान को सौंप दिया गया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया, गुजरात में। कब किया, 1299 में। क्यों किया, क्योंकि गुजरात जो है संपन्न क्षेत्र था, व्यापारिक क्षेत्र था, बहुत पैसा था वहाँ पर। इसी लालच की वजह से उसने वहाँ पर आक्रमण किया। किसकी सहायता से, उलुग खान और नुसरत खान की सहायता से। ना सिर्फ जीता गुजरात को बल्कि उसे लूट लिया गया, उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया गया और यहाँ पर अपना एक बंदा बिठा दिया इन्होंने जिसका नाम था अल्प खान। इसके बाद साम्राज्य का पश्चिम की ओर प्रसार किया गया। उस पर कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा को भी जीत लिया। मालवा एक बहुत बड़ा प्रदेश था और इस राज्य की राजधानी मांडू से राजा राय महालक देव अपने एक शक्तिशाली मंत्री कोका प्रधान की सहायता से शासन चलाते थे। यानी कि जो मालवा क्षेत्र है उसकी राजधानी मांडू थी। मांडू में कौन राजा था, राजा राय महालक देव, और उनका एक मंत्री था कौन, कोका प्रधान। तो राय की सेना हालांकि ज़्यादा थी लेकिन फिर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ पर जीत गई। मालवा को जीतने के बाद जोधपुर और दक्षिण पश्चिम के लगभग 80 किलोमीटर के क्षेत्र पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और वहां पर अपना 6 महीने तक घेराव डाले रखा। 6 महीने के घेराव के बाद उसने इस पूरे के पूरे क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार वो पश्चिम और मध्य भारत को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर ले गया। आगे है उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने क्या करा, अलाउद्दीन ने किसको मारकर सत्ता पर बैठा था, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन जलालुद्दीन को मारकर सत्ता में बैठा था। तो जलालुद्दीन के परिवार के लोग भागकर मुल्तान चले गए थे। तो ऐसे में अलाउद्दीन को लगा भाई ये लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए उसने क्या करा, उलुग खान को और जफर खान को भेजा कि भैया जाओ और वहाँ के जितने विद्रोही हैं उन्हें ख़त्म कर दो। तो मुल्तान को जीता, उन विद्रोहियों को ख़त्म करा। इस प्रकार से मुल्तान फिर से दिल्ली के नियंत्रण में आ गया। 1303 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीतने के लिए उलुग खान को भेजा। उस समय रणथंभौर का शासक था राय हमीर। उलुग खान के अभियान में अवध का गवर्नर नुसरत खान भी शामिल हो गया। रणथंभौर जाते हुए मार्ग में शाही सेनाओं ने झाइन पर भी आक्रमण कर दिया। फिर रणथंभौर के किले पर घेराव डाला जहां का नेतृत्व अलाउद्दीन ने खुद किया। घेराव 6 महीने तक चला। अंदर की महिलाओं ने जौहर में अपनी जान दे दी और एक दिन राजा राय हमीर देव भी आए और लड़ते लड़ते वो भी मारे गए। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इस प्रकार से चित्तौड़ को भी अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि अलाउद्दीन बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चल रहा था। उसने सबसे पहले पश्चिम मध्य भारत में गुजरात मालवा पर अपना अधिकार करा, फिर मुल्तान पर अपना अधिकार करा, रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर। अब बात होगी साउथ की, जहां पर दक्कन और दक्षिण की ओर प्रचार प्रसार की बात होगी। तो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का गवर्नर था तो उसकी लूट का शिकार वो पहले ही हो चुका था। दक्कन में वो अपना दूसरा सैनिक अभियान 1306 में भेजेगा।
जब वहाँ का राजा होगा राय रामचंद्र देव। इस आक्रमण का तत्कालिक कारण ये था कि जो ये राजा रामचंद्र देव था ना, इसने पहले कहा था कि भाई मैं तुम्हें ना हर साल आपको एक भेंट दूंगा, हर साल कुछ पैसे भेजूंगा, लेकिन उसने वो नजराना देना बंद कर दिया था। तो अलाउद्दीन ने कहा भाई वहां से नजराना नहीं आ रहा, जाओ उस पर आक्रमण कर दो। तो दक्कन के अभियान के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद बंदे मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर वहां पर जाता है, उसकी मदद के लिए कुछ लोग और भी जाते हैं। वो रामचंद्र देव को हरा देता है और उस क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। इवन रामचंद्र देव अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह भी करवा देता है। फिर मलिक काफूर देवगिरी के अभियान पर जाता है, उसके बाद देवगिरी को भी वो जीत लेता है और इस प्रकार से दक्षिण के क्षेत्र में पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का प्रचार प्रसार हो जाता है। जनवरी 1310 में जो है सेनाएं वारंगल के समीप पहुंच जाती हैं दक्षिण भारत में, और 14 फरवरी 1310 में काफूर किले पर आक्रमण कर देता है। युद्ध खत्म हो जाता है क्योंकि राय रुद्रदेव जो था वारंगल का राजा, वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो सुल्तान की सेना वारंगल तक जीत जाती है। तो अगर वो पूछे कि खिलजी वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, तो पहले आप पश्चिम मध्य भारत बताओगे, फिर उत्तर पश्चिम उत्तर भारत बताओगे, फिर दक्कन और दक्षिण के बारे में बताओगे, फिर वारंगल के क्षेत्र में जो जीत हासिल होगी तो वहां से बड़े पैमाने पर लूट की जाएगी। माना जाता है कि 20,000 घोड़े, 100 हाथियों का अपार भंडार, हीरे जवाहरात से लदे 1,000 ऊँटों को लूट में प्राप्त किया गया। इतना पैसा आने के बाद भाई दिल्ली सल्तनत जो है वो मजबूती से और कायम हो जाएगी। सुल्तान बड़े पैमाने पर जब धन कमा लेगा तो धन की लालसा अब उसके पास रहेगी नहीं। राजा ये चाह रहा है कि जितने ज़्यादा क्षेत्र उसके कंट्रोल में आएंगे उतने ज़्यादा उसके पास टैक्स आएगा। तो इस प्रकार से खिलजी शासन के समय बड़े पैमाने पर दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, जो कि यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे इस चैप्टर में जो है वह है तुगलक शासन का प्रसार। तो आज हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत के सामने मंगोलों की क्या समस्या थी। फिर हमने ये पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत में तुर्की विजय का क्या परिणाम रहा, और खिलजी शासन के दौरान किस प्रकार से भारत पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन तक सीमाएं दिल्ली सल्तनत की मजबूत होती गई। तुगलक शासन के प्रचार प्रसार के बारे में, इसके साथ साथ राज्य की प्रकृति के बारे में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर छोटी मोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि द बुक सोसाइटी के नाम से है। इसके अलावा चीज़ें देखिए थोड़ी टफ हैं। टफ इसलिए क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, वरना मैं ये बुक की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।